नमस्कार। मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। बिहार में हुए एक उपचुनाव ने सबकी नींदें तो पहले से ही उड़ा रखी थी। अब वो ईवीएम में कैद हो गया है। नतीजा आएगा और नतीजा आने के बाद सिर्फ उस सीट के विधायक का ही फैसला नहीं होगा, बिहार के मुख्यमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, प्रशांत किशोर का जो बदलाव की बयार की बात कह रहे हैं, और एक फैसला तकनीकी रूप से जिसका अंदाजा नहीं होगा, मैं इस स्टोरी में आखिर में आपको बताऊंगा, धर्मेंद्र प्रधान के भाग्य का भी फैसला हो। तो आखिर इस राजनीतिक सीट पर जो घमासान मचा था, उसका क्या एग्जिट पोल रहा? कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? कौन जीत रहा है तो क्यों जीत रहा है, हार रहा है तो क्यों हार रहा है, और कैसे भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाकर फंस गई है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म। धन्यवाद धन्यवाद संतोष जी। अजीत जी, सबसे पहला सवाल तो यही, आप तो सबके मन में यही सवाल है कि उसका जो ईवीएम में कैद हो गया, क्या नतीजा आपको लग रहा है? कैसे वोटिंग हुई, वोटिंग का पैटर्न क्या रहा, जो परसेंटेज रहा उसमें क्या कुछ कमी रह गई? मतलब कमी इन द सेंस कि पिछले बार के मुकाबले नहीं, बल्कि दोनों पार्टी जो है वो वोट के प्रतिशत के अंतर को बढ़ा पाने में कहां चूक गई? क्या आपका विश्लेषण है इस पर, पूरे मामले पर? देखिए, ये संतोष जी, जब जनरल इलेक्शंस होते हैं तो फिर एक अंदाजा लगता है हवा का, वोटिंग पैटर्न का, कैंडिडेट्स के एरिया वाइज, क्षेत्र वाइज जो उम्मीदवारों की जो स्थिति होती है उसका, फिर उसमें कोई भी बात कहना वो बड़ा सेफ रहता है। एक सीट के उपचुनाव में कोई भी भविष्यवाणी करना और चुनाव के बाद एग्जिट पोल जीत हार के टर्म में कहना, ये थोड़ा मुश्किल होता है। इसके बावजूद हम लोग वोटिंग के पैटर्न को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो उससे ये अंदाजा लग जाता है कि कौन जीत सकता है या किसकी स्थिति ज्यादा मजबूत है, अपेक्षाकृत मजबूत है। इसके बावजूद अभी क्या वोटर इतना होशियार है संतोष जी की जो वोट डाल के निकलता है, वो जिसको वोट डाला है पता, वो कह रहा है, ये जरूरी नहीं है कि उसने जिसको वोट डाला उसी का नाम ले रहा हो, या बाहर जिसका नाम लेके जा रहा है अंदर जाके उसी का वोट करने, उसी का वोट किया हो। अन्यथा अगर इसको माने हम लोग तो अभी आज ही दिल्ली के अखबारों तक में रिपोर्ट छपी, अंग्रेजी के बड़े अखबारों में, कि वो सब्जी बाग के इलाके में जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां एक मतदाता आया और उसने जय जनसुराज और जय प्रशांत किशोर कह के जाके वोट दिया। तो लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है उस घुसा वोट, ये नारा लगा के घुसा, तो उसने किसको वोट दिया या उस इलाके के दूसरे लोगों ने किसको वोट दिया, ये एक अंदाजा लगता है कि उस एक व्यक्ति ने जो खुल करके कहा कि हम लोग किसको वोट देंगे, तो उससे एक अंदाजा लगता है। ये सब्जी बाग का वो इलाका है जो मुस्लिम बहुल इलाका है, और ये माना जा रहा था कि मुस्लिम बहुल इस इलाके में प्रशांत किशोर के लिए शुरू से ही एक माहौल बन गया था, एक समर्थन की स्थिति बन गई थी, क्योंकि मुसलमान इस बात से उबे हुए थे कि हम आरजेडी को हर बार वोट देते हैं और वो जीत नहीं पाती है, 50,000 वोट तक नहीं पहुंच पाती है कभी भी, तो हम लोग कोई नया प्रयोग करके देखते हैं। तो वो उस इलाके का था। इसी तरह से इलाकेवार जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं संतोष जी, उसका निष्कर्ष ये है कि जिस वोट को लेकर के जो भी उम्मीदवार जितना भरोसे में था, उस भरोसे के हिसाब से उसको वोट नहीं मिला है। एक आध इसमें अपवाद है, जैसे हम अपवाद कहें तो जो कायस्थ वोट है वो एक मुश्त गया है, नीरज कुमार सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको गया, एक मुश्त गया है। इसी तरह से हम लोग, एक मुश्त का मतलब 90%, 80%, 90% या उससे भी ज्यादा। इसी तरह से मुसलमान का वोट जो है वो एक मुश्त, मतलब बड़ा चंक 80% तक या उससे ज्यादा भी वो प्रशांत किशोर को गया है, जितना गिरा है, जितना वोट गिरा है। तो इसी तरह से ये मान सकते हैं कि ब्राह्मण का मैक्सिमम वोट जो है, अत्यंत जो सर्वाधिक परसेंटेज के हिसाब से देखें 80% या उससे ज्यादा, तो वो प्रशांत किशोर को गया है। लेकिन जो वैश्य का वोट है, वो वैश्य का वोट मैक्सिमम चला गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। वो न प्रशांत किशोर को ज्यादा गया है और न वैश्य जाति की जो उम्मीदवार थी आरजेडी की रेखा गुप्ता, उनकी तरफ गया है। एक थोड़े समय पहले तक जब हम लोग भी चर्चा कर रहे थे इसके पहले, तो ये फीडबैक था जिस दिन नीतीश कुमार का वो वीडियो एक अपील जारी की गई थी, उसी दिन हम लोग शायद बात किए थे। तो वो एआई जनरेटेड था या प्रॉम्प्ट किया गया था या टेली प्रॉम्प्टर से उन्होंने पढ़ा था, जैसे भी पढ़ा था उसका इंपैक्ट हुआ। उस दिन तक ये दिख रहा था कि जो कुर्मी वोट है वो नाराज है बीजेपी से, क्योंकि उसका कहना है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हटा दिया मुख्यमंत्री पद से। तो हटाया गया, वो कहता है कि हमारे राजा, हमारे मालिक, वो कहते हैं वहां के लोग, हम उनके शब्द बता रहे हैं कि हमारे मालिक तो नीतीश कुमार थे, उनको हटा दिया गया।
लेकिन ये वोट डलवाना था कुर्मी का वोट, कोयरी कुर्मी दोनों का, लेकिन कोयरी वोट वहां 2-3 हजार से ज्यादा नहीं है बांकीपुर में। कुर्मी वोट ज्यादा है, 20,000 से ज्यादा है, कई लोग 25,000 से भी ज्यादा बताते हैं। लेकिन कई बस्तियां हैं जो हम लोग जानते हैं वो कुर्मी का एक जगह सघन वोट है। तो उनकी उनमें नाराजगी थी कि वो हटाया गया, हमारे मालिक को नीतीश कुमार को हटाया गया, तो हम लोग बीजेपी से नाराज है। लेकिन जब नीतीश कुमार की अपील आई तो उस अपील ने असर किया, और उसके बाद एक बात वहां जो उनकी बस्तियों में फैलाई गई कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के बारे में कितना बुरा बुरा कहा है। जितनी बुरी बातें उन्होंने कही हैं वो याद दिलाया गया कुर्मी लोगों को कि प्रशांत किशोर क्या क्या कहते रहे नीतीश कुमार के बारे में। उनके वीडियोस भी दिखाए गए जगह जगह। तो इससे उनका मूड बदला। कोयरी कुर्मी का वोट, कायस्थ का वोट और वैश्य का वोट एक मुश्त जितना भी गिरा है उसका मैक्सिमम गया है नीरज सिन्हा के साथ। और दूसरी तरफ ब्राह्मण का वोट, मुसलमान का वोट, वो मैक्सिमम गया है प्रशांत किशोर के साथ। यादव का वोट भी हम मान के चल रहे हैं कि काफी हद तक टूटा है। वोटिंग के एक दिन पहले, जिसको हम लोग कयामत की रात कहते हैं, मतलब एक रात पहले वाला 2 तारीख की रात का जो समय था, जिस रात पूरी रात घूमते रहे थे प्रशांत किशोर थानों में, जकनपुर थाने में उनका हम लोगों ने देखा, वीडियो भी आया कि कैसे उनका एसएचओ के साथ विवाद हुआ। ये चीज काफी उनकी काफी मददगार साबित हुआ। वो वीडियो काफी उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि उससे शहरी इलाका है और तुरंत बात हर जगह पहुंच गई कि प्रशांत किशोर इस तरह के नेता है, बाकी कोई नेता इस तरह का नहीं दिख रहा। वो एक फायदा किया उनको। वो सर्वाधिक उन्होंने मेहनत की थी। लेकिन उस कयामत की रात को जो बाकी चीजें हुई हैं, जो हम लोग जानते हैं चुनाव में सब होता है, उसमें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर हमको लगता है थोड़ा बीजेपी के की तैयारियों से पिछड़े। उस रात में ये नारा लग रहा था 11 बजे के करीब, संतोष जी, कि बस्ता ही लालटेन है। और बस्ता ही लालटेन है का नारा लगा वहां, ये जो मंदिरी है, ये जो गोरिया टोली है, लालजी टोला है, इन इलाकों में ये नारा लगा। और ये इस मैसेज दिया गया कि भाई आरजेडी कहीं लड़ाई में नहीं है और हम लोगों को इस बार जो भी एंटी बीजेपी वोट है वो प्रशांत किशोर के पीछे चलना है ताकि बीजेपी को हराया जा सके। इसका मैसेज हुआ। अगले दिन सुबह वोट गया उनको, प्रशांत किशोर को यादव का भी वोट गया, लेकिन उस अनुपात में नहीं गया जिस अनुपात में मुसलमान का वोट गया। या ये माना जा रहा था कि एमओआई समीकरण एक साथ टूटेगा जिस अनुपात में, उस अनुपात में नहीं टूटा। फिर भी उनको यादव का वोट मिला। हम लोग कह सकते हैं कि आरजेडी का जो कोर वोट है, उस कोर वोट का एक बड़ा हिस्सा प्रशांत किशोर के साथ गया, और बीजेपी के कोर वोट में से ब्राह्मण का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ गया। अब आइए, जो गेम चेंजर वोट था संतोष जी, अभी हम लोग जरा इसके एनालिसिस को पूरा कर, फिर आपका सवाल जो है हम लोग उससे बात करेंगे। तो जो उसके बाद जो मेन जो गेम चेंजर हो सकता था वो था भूमिहार का और राजपूत का वोट। तो ये दोनों को लेकर के ऐसी रिपोर्ट है कि वोटिंग के समय तक जाते जाते इनका भाजपा प्रेम जो है वो जग गया। इन लोगों ने खूब कैंपेन तो जरूर किया, लेकिन कुछ सर्टेन इलाकों को छोड़ करके वो जो बल्क में वोट जाना होता है प्रशांत किशोर को, वो नहीं गया। जैसे चांदमारी के इलाके में वोट गया है, भूमिहारों की जो बस्ती है उधर वोट गया है, और ये सब लोग बीजेपी के वोटर थे, वो प्रशांत किशोर को वोट किया है। लेकिन बाकी दूसरी जगहों पर, जैसे बोरिंग कैनाल रोड है, वहां थोड़ा कम गया। थोड़ा क्या मतलब, चांदमारी के मुकाबले और कम गया। कुछ और जगह पर और कम गया। नाला रोड की तरफ जाकर के बिल्कुल ही कम हो गया, वहां वोट नहीं गिरा। जो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रशांत किशोर, उस तरह का वोट उनको नहीं मिला। तो भूमिहार का जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं मिला, राजपूत का जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं मिला। ये दोनों वोट चले गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ। तो ये इन दोनों जातियों के जो लोग हैं वो भी क्लेम कर रहे हैं कि अंत में भूमिहारों ने बचा लिया, इज्जत बीजेपी की बचा ली, या कुछ लोग कह रहे हैं कि राजपूतों ने इज्जत बचा ली, या दोनों ने। ये भी नैरेटिव चल रहा है कि भूमिहार अंत में उन्होंने धोखा दे दिया प्रशांत किशोर को और राजपूतों ने धोखा दे दिया प्रशांत किशोर को। तो ये दोनों तरह का नैरेटिव कास्ट को लेकर के ये चल रहा था। जो बैलेंसिंग फैक्टर है, जो चुनाव जीत हार का नतीजा डिसाइड करेगा, वो वोट है अति पिछड़ा का। तो जो ईबीसी है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, जो एनडीए का सबसे बड़ा कोर आधार है, और एनडीए में भी संतोष जी इस बात को एकदम हमेशा ध्यान रखना चाहिए बिहार का विश्लेषण करते हुए कि वो बीजेपी का वोटर है। आमतौर पर यह धारणा है कि नीतीश कुमार की वजह से अति पिछड़ा आता है, ऐसा नहीं है, वो बीजेपी की वजह से आता है। और जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं थे तब भी सीएसडीएस के पोस्ट पोल डाटा के मुताबिक 52% ईबीसी का वोट बीजेपी को मिला था। और जब नहीं थे, जब 15 के चुनाव की बात हो रही है, 15 के विधानसभा चुनाव में जब वो आरजेडी के साथ लड़ रहे थे, तब भी 52% ईबीसी बीजेपी के साथ था। बांकीपुर में 50,000 के करीब ईबीसी का वोट है। तो वो वोट जो है उसमें सबसे ज्यादा वोट चंद्रवंशी के हैं। उस चंद्रवंशी चूंकि पटना के आसपास की जाती है,
और ये पूरे अभी तक के 25 साल का जो एनडीए का और नीतीश कुमार बीजेपी के गठबंधन की बात हम लोग करें, तो इसके पहले कभी भी चंद्रवंशी को उतना नहीं मिला था जितना अभी एनडीए ने दिया है। मतलब स्पीकर हैं प्रेम कुमार, उस समाज से आते हैं, प्रदेश में एक मंत्री हैं प्रमोद चंद्रवंशी, उस समाज से आते हैं, भीम सिंह को राज्यसभा भेजा गया है, उस समाज से आते हैं। कभी किसी एक पार्टी ने या एक गठबंधन ने चंद्रवंशी समाज को इतना नहीं दिया। रामबली चंद्रवंशी घूम रहे थे प्रशांत किशोर के साथ, उन्होंने अपने लेवल पर कोशिश की, लेकिन जो जो असर प्रेम कुमार, भीम सिंह और प्रमोद चंद्रवंशी का हुआ, वो रामबली चंद्रवंशी का नहीं हो सकता था। तो अति पिछड़ा उसमें भी चंद्रवंशी का वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया। हमको लगता है कि ये नतीजों को प्रभावित करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। बाकी जो बैलेंस कहीं से हो रहा था, तो ये पलड़ा झुका सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। अभी हम लोग निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं, जितनी बातें लोग कर रहे हैं वो सारी बात हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन ये गेम चेंजर वोट हो सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा अजीत जी की गेम चेंजर वोट हो सकता है। और मुझे चुनाव का याद आ रहा है, उत्तराखंड 2022 का विधानसभा चुनाव, खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद लड़ रहे थे। मैं उस दिन उस एरिया में था, धामी के गांव में था, उनके रिश्तेदारों के गांव में था। और वो जो विधानसभा थी बड़ी दिलचस्प थी। वो महाराणा प्रताप से जुड़ी, कहा जाता है कि एक जनजाति है थारू जनजाति। और वो जो उनका खटीमा विधानसभा था, वो बिल्कुल उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जो तराई वाला इलाका है उससे लगता हुआ इलाका था। अब उस विधानसभा का गणित बिल्कुल साफ था कि थारू जनजाति और थोड़ा सा 1-2% और वो बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार ले जाता था, बाकी कांग्रेस पार्टी का फिक्स था और बीजेपी का फिक्स था, वो जीत जाते थे क्योंकि वोटों का बंटवारा होता था। अब 2022 में पुष्कर सिंह धामी लड़ रहे थे, कांग्रेस से एक युवा स्थानीय नेता लड़ रहे थे। उन्होंने ये पहले दिन से फोकस कर लिया। जब मैं उनके साथ बैठा तो मुझे लगा गजब की रणनीति है। उन्होंने कहा जो हमारे साथ है वो तो हमारे साथ है ही, उनके पास तो मैं जाऊंगा जाऊंगा, लेकिन जो बीएसपी को वोट देते हैं उनके पास जाना है। और वो एक एक गांव में गए, उन्होंने कहा कि बताओ हाथी को वोट देते हो, हाथी जीतता है कभी? नहीं जीतता है, तो क्यों बर्बाद करते हो? तुम्हारा मकसद हाथी को वोट देना है या बीजेपी को हराना है? और नतीजा ये रहा अजीत जी कि थारू जनजाति का वोट जो है, जो बीएसपी को थोक के भाव मिलता था, वो कांग्रेस को मिला और सिटिंग मुख्यमंत्री होते हुए धामी अपना चुनाव हार गए। प्रशांत किशोर का फोकस भी मुझे लगता है कि उसी डायरेक्शन में था कि इस चुनाव को दो तरफा बनाया जाए, यानी राष्ट्रीय जनता दल को नगण्य कर दिया जाए। शुरुआती फेज में ऐसा लग रहा था, लेकिन बीजेपी बड़ी बेचैन थी। आरजेडी आ क्यों नहीं रही है, तेजस्वी यादव आ क्यों नहीं रहे, तेजस्वी यादव पहुंच क्यों नहीं रहे? और अचानक एक बड़ा बवाल होता है, बवाल के बाद तेज प्रताप की गिरफ्तारी होती है, तेजस्वी मैदान में उतर जाते हैं। तो एक तो सवाल ये कि तेजस्वी का मैदान में उतरना बीजेपी की रणनीति कामयाब हुई। और दूसरी एक दिलचस्प चीज, जब मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था वहां पे, तो बड़ी दिलचस्प चीज थी, उन्होंने बीजेपी से जुड़े थे, उन्होंने कहा देखो हम तो भाई पन्ना के हिसाब से, पेज के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन इस बार पेज के हिसाब से हमने दूसरा काम किया। मतलब जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 2 दर्जन के आसपास उनके लोगों को पकड़ा गया है, हम ये मान लेते हैं कि 20 के आसपास पकड़े गए थे। पर आदमी जो है वो 500 वोट एक तरह से कम हो गया, यानी एक आदमी को पकड़ा तो 500 वोट कम हो गया। 20, 22, 24 आदमी को पकड़ा तो 500 इंटू कर दीजिए, यानी 11-12 हजार वोट जो है वो कम पड़ गया। मतलब प्रशांत किशोर अपनी पूरी मेहनत करके वहां तक तो पहुंच गए जहां वो दरवाजा खोल सकते थे, लेकिन शायद उस तरह की रणनीति उन्होंने नहीं सोची कि बिहार पुलिस से कैसे काउंटर करना है, सम्राट सरकार कैसे करेगी, उसको कैसे काउंटर करना है। ये 10, 12, 15 हजार की कमी कहीं ना कहीं रह गई, और इसका असर फिर प्रशांत किशोर के राजनीतिक करियर पर कैसा पड़ेगा आने वाले दिनों? देखिए, अब ये 3 सवाल हो गए संतोष जी, हम बारी बारी से तीनों पर करते हैं। पहला तो आरजेडी की पॉलिटिक्स, तेजस्वी यादव का आना, उनका मैदान में कूदना, इसके बावजूद उनके कैंडिडेट का काफी पिछड़ जाना, उनका वोट प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट होना, ये एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है जो आगे बिहार की राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। ये कहीं ना कहीं ये लगातार बांकीपुर में ये सवाल पूछा जाता रहा कि तेजस्वी यादव कहाँ है, क्यों नहीं आ रहे हैं वो। और जब आए तब भी ये बात होती रही कि अब आए, 2 दिन रोड शो किया, इसके बाद फिर चले जाएंगे, फिर नहीं आएंगे। तो लगातार जो आजकल एक्सपेक्ट कर रही है जनता कि आप लगातार उनके बीच में रहिए, उनके साथ संपर्क में रहिए, संवाद करते रहिए, वो चीज वो लैक करते हैं। ये कमी एक बार दिखी है। आगे की राजनीति के लिए उनको इसका ध्यान रखना होगा। अगर जिस तरह की राजनीति हुई है, वो जितनी देर से आए और उनकी उम्मीदवार रेखा गुप्ता अगर चली जाती है तीसरे नंबर पर, जिसकी पूरी संभावना है, जमानत बचाने के लिए जूझ रही ऐसी भी संभावना है वहां, तो इसका एक बड़ा असर उनके पूरे कैंपेन में ये डर दिख रहा था। ये जब आए तेजस्वी यादव तो बार बार ये कहा गया कि अगर हम लोग यादव छोड़ देगा रेखा गुप्ता को और अगर जमानत जब्त हो गई इस इलेक्शन में, तो फिर कैसे आरजेडी सरवाइव करेगी, क्योंकि आरजेडी के लिए सर्वाइवल का संकट हो जाएगा। ये बचाइए उनकी पार्टी को, इनको कम से कम सम्मानजनक वोट आए, ये प्रचार था। तो ये एक डर था एक किस्म का कि हम तीसरे स्थान पर जा रहे हैं, किसी तरह से सर्वाइवल के लायक वोट बचा लें।
तो ये सर्वाइवल के लायक वोट बचा पाते हैं या नहीं, ये परीक्षा उनकी है। उस पार्टी आरजेडी की राजनीति सर्वाइवल के लायक बचती है या नहीं, ये पता चलेगा। मुसलमान उनको डिजर्ट कर चुका है, हालांकि वो टैक्टिकल होता है, टैक्टिकल इस नाते कि अभी बीजेपी को हराते हुए प्रशांत किशोर दिख रहे थे तो उनके साथ गया, कहीं अगर उनको आरजेडी हराती दिखेगी तो आरजेडी के साथ जाएंगे। जहां उनको लगता है कि कोई खतरा नहीं है, हम किसी को भी वोट देंगे मुसलमान ही जीतेगा, वहां वो लोग वैसी को भी वोट देते हैं। तभी 5 सीटें वैसी की पार्टी ने जीती है, और जो 5 सीटें उन्होंने जीती है उसमें से 4 सीटें ऐसी हैं जिस पर नंबर 2 कैंडिडेट भी मुस्लिम ही है। तो ऐसी सीटों पर मुसलमान अलग वोट करता है, उसकी टैक्टिक्स अलग होती है। तो यहाँ एक टैक्टिकल शिफ्ट था, वो इसको हम लोग स्ट्रेटेजिक शिफ्ट नहीं कर सकते, ये एक टैक्टिकल शिफ्ट था एक सीट के लिए, लेकिन शिफ्ट था। तो ये एक सर्वाइवल का क्राइसिस आरजेडी के साथ है। तेजस्वी यादव के लिए एक सबक होगा, देर से आए और नहीं बचा पाए, अपने सर्वाइवल के लायक भी वोट नहीं बचा पाए, शायद ये एक संभावना उनकी रहेगी। दूसरी बात आपने कही कि ये जो स्ट्रेटजी प्रशांत किशोर की जीत जो थी, वो कैसे, आपने जो पुष्कर सिंह धामी वाली मिसाल दी और वहां तक पहुंचने से वो रह गए, उसमें उनको जो एक सबसे बड़ा फेल्योर हम मानते हैं और वो बीजेपी का भी मानते हैं, वो ये है कि आप वोटर को निकाल नहीं सके वोट डालने के लिए। ये बड़े बड़े शर्म की बात है, हम सब लोगों के लिए शर्म की बात है कि 33% पोलिंग होती, 34% पोलिंग होती है कहीं आज के जमाने में, जहां जो जिस बिहार ने पिछली बार नवंबर 2025 में 67% वोटिंग का रिकॉर्ड बनाया, उस 67% की में भी बांकीपुर में 41% वोट हुआ था और इस बार 34% पोलिंग हुई। तो ये कैसे आप, मतलब कहाँ चूक हुई? इतना संसाधन लगाया गया, एक एक घर के पीछे पैसे पहुंचाए गए थे लोगों को ले जाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए। जीपीएस से लोगों की लोकेशन ट्रैक की जा रही थी, घरों के लोकेशन को जीपीएस ट्रैक किया गया था, और फिर इसके बावजूद, इतनी तैयारी के बावजूद 34% पोलिंग हुई। तो ये एक बड़ा फेलियर था। अगर इसको टारगेट किया होता उन्होंने कि कहाँ उनका वोट है, कहाँ ज्यादा निकाल करके वोटिंग करा लेनी है, तो वो शायद ये जो अंतर अभी हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो नहीं हो पाता, नहीं रह पाता। दूसरी क्या है, उन्होंने ये स्ट्रेटजी उनकी ठीक थी कि जो एंटी बीजेपी वोट है, अगर हम बीजेपी का वोट कुछ तोड़ लेते हैं तो एंटी बीजेपी वोट हमारे साथ आएगा। ये उनकी बहुत ही मास्टर स्ट्रेटजी थी। आगे बिहार की राजनीति में ये बहुत काम आएगा कि बीजेपी का वोट तोड़िए, तभी आपके साथ एंटी बीजेपी वोट आएगी और तभी आप जीतने लायक स्थिति बना सकेंगे। नहीं तो एंटी बीजेपी वोट से लड़के आप खींच खाच करके वही 35, 37, 38% वोट तक पहुंचेंगे, आप जीत नहीं पाएंगे। तो इन्होंने, वो स्ट्रेटजी इनकी अच्छी थी, इन्होंने बीजेपी का वोट तोड़ा, ब्राह्मण टूटा, भूमिहार टूटा, राजपूत टूटा, लेकिन अब वो उस अनुपात में नहीं टूटा है जिस अनुपात में टूटने पर इनकी एक स्पष्ट विक्ट्री हो जाती। हालांकि अभी भी इस समाज के लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोगों ने वोट दिया है और प्रशांत किशोर जीतेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस अनुपात में नहीं टूटा, उनका बीजेपी का मोह पूरी तरह से गया नहीं। इसका मतलब कि बीजेपी के कामकाज को लेकर के प्रशांत किशोर जो नैरेटिव बना रहे थे, सरकार के कामकाज को लेकर के जो नैरेटिव बना रहे थे, वो डाउन द लाइन लोगों के दिमाग में नहीं आई, नहीं उतरी, और उनका बीजेपी के साथ जो भावनात्मक जुड़ाव है वो इस पर हावी रहा। इस पर उनको आगे काम करना होगा। यहाँ इस मामले में 2 फेलियर है, वोटर निकाल करके नहीं ले आना। अगर कोशिश करते मुसलमान और यादव का 75,000 वोट है, अगर कोशिश करते कि 60-70% उनका वोट गिरवा ले तो फिर उनके जीतने की राह बहुत आसान हो जाती। इसका ये नहीं हुआ है, और बीजेपी के वोटर पर उन्होंने ज्यादा रिलाई कर लिया कि ये टूट जाएगा, वो नहीं टूटा, वहां उनके साथ धोखा हुआ। और तीसरी बात, आपने पुलिस के साथ और दूसरे प्रशासन के दूसरी चीजों के साथ डील करने की जो बात कही, ये वो उनके हाथ में नहीं, अपोजिशन का हैंडीकैप है ये, और ये एडवांटेज सत्ता पक्ष का है और ये हमेशा रहता है संतोष जी। और इसका मुकाबला कैसे करेंगे लोग, ये समूचे विपक्ष के सामने ये चुनौती है। ये एक आपने एक मिसाल बताई, एक प्रयोग के तौर पर भी देखें हम लोग, आप कितने तरह के प्रयोग हो रहे हैं। जो सत्ता में होने का जो एडवांटेज होता है उससे कितने प्रयोग होते हैं। आप देखिए, एक प्रयोग सूरत में हुआ था 24 के लोकसभा में। सूरत के उम्मीदवार जो थे मुकेश दलाल, उन्होंने उनके जो प्रस्तावक थे, प्रस्तावकों ने फर्जी दस्तखत किए और उस फर्जी दस्तखत के कारण उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया और वहां निर्विरोध जीत गई भारतीय जनता पार्टी। यही प्रयोग फिर इंदौर में हुआ, जहां इंदौर में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट ने नाम वापसी के आखिरी दिन अक्षय कांति बम ने नाम वापस ले लिया, और फिर वहां भी जब मुख्य कैंडिडेट हट गया तो आप जिसको भी समर्थन दीजिए, वहां चुनाव जीत गया आदमी बीजेपी का बड़े एक तरफा चुनाव में। यह प्रयोग राज्यसभा में मीनाक्षी नटराजन के साथ हुआ है कि आपका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया एक ऐसे फिल्मसी ग्राउंड पर जो एग्जिस्ट नहीं करता है। और संजोग देखिए कि उनका जिस दिन नॉमिनेशन रद्द हुआ, चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद 2 दिन के बाद ही कोर्ट ने वो नोटिस खारिज कर दिया जिस नोटिस के आधार पर इनका नॉमिनेशन रद्द हुआ। ये प्रयोग है। इस तरह के प्रयोगों से अब तो सबसे बड़ा खतरा अपोजिशन के सामने यही है कि नॉमिनेशन एक्सेप्ट करवा लीजिए, अपना नॉमिनेशन एक्सेप्ट करवा लीजिए, फिर आप अपना जो आपका उम्मीदवार है उसको बचा लीजिए आखिरी दिन तक।
तो ये सब चीज उसी में का एक प्रयोग है कि पुलिस आपके चुनिंदा लोगों को, जिनको आपने वोट मोबिलाइज करने का जिम्मा दिया है, एक दिन पहले उनको उठा लेगी, आप जमानत कराते रहिए कोर्ट से, तब तक चुनाव निकल जाएगा। तो ये जो अपोजिशन में है कभी भी इसको काउंटर नहीं कर सकता, ये उसका हैंडीकैप है, ये एडवांटेज है। और अगर इसका इस तरह के सत्ता में होने का अपने सत्ता का किसी भी हद तक इस्तेमाल करने के लिए कोई पार्टी अगर डिटरमाइंड हो, कोई सरकार डिटरमाइंड हो, तो क्या कर सकते हैं फिर तो आप राजनीतिक नैतिकता, लोक लाज वगैरह को छोड़ दीजिए, फिर चुनाव जीतने के लिए उसको जो अच्छा लगेगा सो करेगा। एक बात यहाँ अजीत जी, अगर जैसा आपने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल तीसरे नंबर पे जा सकता है, अगर राष्ट्रीय जनता दल तीसरे नंबर पर जाएगा तो क्या हम ये मान लें कि राष्ट्रीय जनता दल में एक भगदड़ की स्थिति आ जाएगी? क्योंकि तब तो ये साफ हो जाएगा कि भैया तेजस्वी चुनाव जितवाने की हालत में नहीं है, उनके पास कोई वोट बैंक रहा ही नहीं। तो क्या आरजेडी में एक बड़ी भगदड़ की स्थिति देखते हैं आप? देखिए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये अभी इसकी व्याख्या होगी कि मुसलमान कितना टूटा, यादव कितना टूटा। और अगर ये टूट करके मुसलमान यादव एक नए विकल्प के तौर पर प्रशांत किशोर के साथ गया है, तो ये निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के नेतृत्व के ऊपर सवाल खड़ा होगा। इससे एक तो परिवार के अंदर से चैलेंजेस हैं, हम लोग जान रहे हैं परिवार के अंदर कितने चैलेंजर हैं और किस तरह से आलोचना हुई, और चुनाव हारने के बाद इनके सलाहकारों पर कैसा अटैक हुआ। उस तरह का अटैक परिवार के अंदर से होगा और पार्टी के अंदर से भी होगा। पार्टी के अंदर भी ये सवाल उठेगा कि भाई कैसे ऐसे चलेगा, ऐसा कैसे चलेगा। तेजस्वी यादव को भरोसा दिलाना होगा, वो नहीं दिला पा रहे हैं। वो पूरे मानसून सत्र बीत गया, वो रहे ही नहीं, पूरे सत्र में नहीं आए। तो इस तरह की राजनीति करके, फॉर गारंटेड मान करके वोट को, और ये मान करके कि बाय डिफॉल्ट सत्ता हमारे पास आएगी, वो राजनीति करेंगे तो वो नहीं चलेगा। उसको लेकर के उनको अब चैलेंज किया जाएगा। यहाँ तीसरे स्थान पर गए 10, 12, 15 हजार पर अगर रेखा गुप्ता रहती हैं तो उनके नेतृत्व के सामने बहुत गंभीर चुनौतियां खड़ी होंगी। एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, अगर यहाँ प्रशांत किशोर चमत्कार कर जाते हैं, वो जो 10, 12, 15 हजार का जो खेला है, अगर कोई चमत्कार हो जाता है जैसा कि जन स्वराज पार्टी दावा कर रही है। बीजेपी में एक चीज हुई थी, मुझे याद आ रहा है, फिर मैं उत्तराखंड का ही जिक्र करूंगा अजीत जी, कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए तीरथ सिंह रावत, बड़े लंबे ताम झाम के साथ, और मुख्यमंत्री बनते ही भाई साहब वो गजब उसमें चले गए, एक अजब तरह के ऑरा में चले गए, और अजीब अजीब से उलूल जुलूल बयान 116 दिन में हटाना पड़ा। ये शायद मोदी और शाह का पहला फैसला था जिनको उन्हें खुद से उलटना पड़ा। अब अगर ये बांकीपुर का नतीजा आता है, ये सम्राट चौधरी की हार होगी या नितिन नवीन की हार होगी? क्योंकि ये हार के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है कि एक धर्मेंद्र प्रधान नाम के शख्स है जिन्होंने शिक्षा मंत्रालय का पद छोड़ा है, उनको ये कहा गया है कि आप कुछ दिन चुप रहिए, आपको एक बड़ा पद दिया जाएगा। अब वो बड़ा पद तो दो ही बचता है, या तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री, जिसकी संभावना फिलहाल आज की तारीख में कम नजर आ रही है क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री भी आला कमान को सेट कर चुके हैं, और दूसरा ये कि अगर नितिन नवीन अपनी सीट ना बचा पाए, उनकी शिक्षा को लेकर भी बीजेपी और संघ में कई तरह की चीजें बार बार उठकर निकल कर सामने आ रही है। ऐसे माहौल में क्या हम माने कि तीरथ सिंह रावत वाला खेला कहीं नितिन नवीन के साथ तो नहीं हो जाएगा कि जाइए वापस बिहार और घर बैठिए अपनी सीट संभालिए, अगली बार वहीं से चुनाव लड़िएगा? देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है। ये लोग जिस तरह के फैसले करते हैं, चौंकाते रहते हैं, हमेशा चौंकाने वाले फैसले करते हैं। और राजनीतिक जो जिन तर्कों के आधार पर, जिन तथ्यों के आधार पर कहा है, बड़ा तार्किक लग रहा है, आपकी बात बड़ी तार्किक है। लेकिन अभी हमको इन दोनों की संभावना नहीं दिख रही है। और इसलिए नहीं संभावना दिख रही है कि एक तो क्या है कि हमारा शुरू से, हम बहुत दिन से ये बात कहते रहे हैं कि आडवाणी के बाद से, आडवाणी के समय से, पिछले इस पूरी सदी में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा फॉरवर्ड बनाए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको नहीं लगता है कि कोई दलित पिछड़ा बना है इस सदी में। शुरू के एक दो, वो बंगारू लक्ष्मण के बाद हमको लगता है 2004 वार के बाद, जब हार के सत्ता से बाहर हुए, प्रधानमंत्री जब थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो पिछड़ा दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ। जब वाजपेयी की सत्ता गई उसके बाद से पिछड़ा अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। आडवाणी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, फिर अमित शाह, फिर नितिन नवीन, तो अध्यक्ष अगला होता है। ये एक बीजेपी का चलन पिछले 20 साल का, 22 साल का हम लोग देख रहे हैं। और अभी इतनी जल्दी उनको फिर ये उन्होंने अध्यक्ष बनाने के लिए नड्डा के टाइप का ही अध्यक्ष होना था, वो नितिन नवीन है। धर्मेंद्र प्रधान वो नहीं हो सकते हैं। तो एक तो उनको अगर चेंज भी करना है तो विकल्प धर्मेंद्र प्रधान नहीं होंगे। वहां कोई ऐसा ही व्यक्ति चाहिए है जो सिर्फ आदेश का अनुपालन करा सके। अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव लेने वाला व्यक्ति हमको नहीं लगता है कि वहां चलेगा, तो उसकी संभावना कम है। और ये हमको लगता है बीजेपी जो एनालिसिस करेगी इसका, वो परिस्थितियों के मुताबिक, मुद्दों के आधार पर, और उसका जो प्रशांत किशोर की अपना ऑरा है, उस आधार पर एनालिसिस करेगी कि इस आधार पर एक प्रशांत किशोर अलग थे, और हो सकता है कि इस चीज को प्रचारित किया जाए कि प्रशांत किशोर भी अपने ही है, प्रॉक्सी थे, इस टाइप का भी किया जाए। तो अभी कोई बड़ा पॉलिटिकल चेंज हमको वहां नहीं दिख रहा है। हालांकि ऊपर से नीचे तक
ओवरहॉलिंग की बात जरूर आएगी, लेकिन मुख्यमंत्री बदलना, अध्यक्ष बदलने का अभी हमको नहीं लग रहा है कि होगा। एक आखिरी सवाल अजीत जी, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी क्लास लगाई है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री बनाए जाने को लेकर। आपके पास एक बड़ी खबर शायद आई है अभी, तो क्या है वो खबर और कैसे अब वो इस जो सुप्रीम कोर्ट में जो झटका लगा है उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जो व्यक्ति विधायक नहीं है उनको आपने इतने समय से मंत्री कैसे बना रखा है, और इसकी व्याख्या एक तरह से ये कहा जाता है, एक संविधान में व्यवस्था है कि 6 महीने तक आप रह सकते हैं, बिना विधायक हुए या सांसद हुए आप मंत्री रह सकते हैं 6 महीने तक, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी रह सकते हैं। तो वो 6 महीने का 2 कार्यकाल के 6 महीने होंगे तो उसको गिना जाएगा, या 2 कार्यकाल अलग अलग होंगे। क्योंकि पहली बार जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे नवंबर में, तो दीपक प्रकाश ने, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ने मंत्री पद की शपथ ली थी। जब वो अप्रैल में हटे नीतीश कुमार, तो वो भी हट गए, वो विधायक नहीं हो सके थे, एमएलसी नहीं हो सके थे, तो हट गए। लगभग 3-3.5 महीने तक या 4 महीने तक वो मंत्री रहे बिना विधायक। फिर वो सरकार चली गई, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तो उनके थोड़े दिन के बाद, उनकी शपथ तो शुरू में तो ही 3 लोगों की हुई थी, जब मंत्रिमंडल बना तो फिर दीपक प्रकाश को शपथ दिलाई गई। उसके बाद भी ये मई के पहले वीक से लेकर के, और ये जुलाई खत्म हो रहा है, तो 3 महीने के करीब ये भी हो गए। तो ये मिला करके देखा गया कि 6 महीने की अवधि पार कर गई बिना विधायक हुए, 6 महीने से ज्यादा वो मंत्री रह लिए। तो एक कानूनी व्याख्या है, कानूनी नुक्ता है, इसकी व्याख्या की जा रही है। लेकिन ये 2 बार लगातार बिना विधायक बने मंत्री बनाने को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा नहीं माना है। तो उस सख्त टिप्पणी के बाद अब ये खबर ये है कि बीजेपी अपनी एक सीट खाली करा रही है। पहले लग रहा था कि आरजेडी के किसी को तोड़ा जाएगा, एमएलसी को, लेकिन अभी खबर हमारे पास ये आई, और ये सूत्रों के हवाले से खबर है, हम इसकी पुष्टि अभी एकदम पक्के तौर पर नहीं कर सकते हैं, कि देवेश कुमार जो एमएलसी हैं वो रिजाइन करेंगे अपने। वो पूर्व पत्रकार हैं और हम सब लोग जानते ही हैं, चूंकि यहाँ वो अच्छे पत्रकार रहे दिल्ली में, तो वो जो है वो रिजाइन करेंगे। 10 महीने उनका कार्यकाल बचा हुआ है, वो रिजाइन करेंगे और उनकी जगह पर दीपक प्रकाश को राज्य विधान परिषद का सदस्य बनाया जाएगा। अभी ये आनंद फानंद में ये काम किया जाएगा, और उसके बाद हो सकता है कि मार्च में जो गवर्नर कोटे की 12 सीटें आ रही हैं नॉमिनेशन वाली, उसमें देवेश कुमार को कर दें, और फिर दीपक प्रकाश के लिए बाद में कोई और रास्ता देखा जाए 10 महीने के बाद, या फिर उनको भी उसी में भेज दिया जाए। ये सब अब मार्च में देखा जाएगा। अभी बचाने के लिए ये संभावना है वो देवेश कुमार छोड़ेंगे, और उस एमएलसी की कुर्सी पर जो है दीपक प्रकाश को बना करके उनका मंत्री पद बचाया जाएगा। और ये एक बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम इसलिए है कि कोइरी मुख्यमंत्री बनाने के बाद भी बीजेपी कोइरी नेता उपेंद्र कुशवाहा की इतनी चिंता कर रही है। और आपने एक बार जो बताया सूत्रों के हवाले से, मतलब यहाँ भी कुर्बानी बीजेपी पत्रकार की ही ले रही है, तो पत्रकार और मीडिया, ये तो बड़ी दिलचस्प चीज है। अजीत जी हमारे साथ जुड़े और इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी।